हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पिछला जो रिमेनिंग करंट अफेयर था उसको कवर कर रहे थे और उसमें हमारा इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ उस वीडियो में आपको बताया गया 23 तारीख से लेकर 26 तारीख के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको कवर किया गया। अब इस वीडियो में हम लोग 27 से 29 जुलाई के बीच में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के घटनाक्रम है उनको कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपके ये क्लासेस देखा जाए तो डेली शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपलोड होती है। इसकी क्लास पीडीएफ, टेस्ट, मंथली पीडीएफ, पीपीटी और प्रिंटेबल पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने का तरीका ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में, ठीक है। पिन कमेंट में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जुलाई महीने का पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये में आप इस मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर का, और वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चाहिए आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो ये क्लास यूपी पीसीएस साथ ही साथ बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेली करंट अफेयर देखा जाए तो यहाँ पर कवर किया जाता है। न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होती है। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों पर कवर किया जाता है। और आप देखेंगे भी क्लास में कि कैसी कैसी खबरें यहाँ पर आपके लिए खोज खोज के लाई जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज ही की खबर है। दैनिक भास्कर से यहाँ पर ये खबर ली गई है वुमेन चेस वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। देखा जाए तो दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला वुमेन चेस वर्ल्ड कप कौन है, तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की हैं। और इसके साथ साथ में एक खास चीज ये भी हुई है कि देखा जाए तो इन्होंने भारत फाइनल मुकाबला जो हुआ था ना, उसमें भारत की ही जो ग्रैंड मास्टर है कोनोरू हम्पी, उनको पराजित किया, ठीक है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था बटुमी जॉर्जिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए पॉइंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर सीधे सीधे हमारे साथ सुनते हुए चलिए तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। चलिए देखा जाए तो दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है। यह टूर्नामेंट बटुमी जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। फाइनल में उन्होंने 38 वर्षीय हम्पी को 2.5 1.5 अंकों से हराया है, ठीक है। देखा जाए तो फाइनल मुकाबला जो हुआ था तो इन्होंने कोनोरू हम्पी को हराया है, कोनोरू हम्पी को पराजित किया है। देखा जाए इसी के साथ साथ दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। 88वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध महाराष्ट्र से है। देखा जाए तो वे हम्पी, ठीक है, कोनोरू हम्पी और हरिका द्रोणवल्ली तथा आर वैशाली के बाद चौथी महिला बनी है जिन्होंने यह खिताब जीता है, ठीक है। किसके किसके बाद? कोनोरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली और आर वैशाली जो आर प्रज्ञानंदा की बहन है। इन तीन महिलाओं के बाद देखा जाए तो दिव्या देशमुख जो है ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बनी है। चौथी महिला है जो ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इनके पहले तीन कौन थी? उनके तीन पहले नाम बता दिया, कोनोरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली और आर वैशाली, ये तीन पहले थी। और उसके बाद दिव्या देशमुख जो है चौथी बन गई है। और साथ साथ में दिव्या देशमुख जो है ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखें अगली खबर क्या है। प्रोफेसर मनुका खन्ना, ठीक है, प्रोफेसर मनुका खन्ना जो है ये लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? और खास बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति हैं, ठीक है। इनका नाम है मनुका खन्ना। तो चर्चा कर लेते हैं। ये भी आज की ही खबर है, दैनिक भास्कर से ली गई है। यहां पर पॉइंट देखें, पॉइंट पे चर्चा करें तो प्रोफेसर मनुका खन्ना ने लखनऊ विश्वविद्यालय की नई कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति बनी है। यहाँ पर देखा जाए तो निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने उन्हें चार्ज सौंपा है। साथ ही साथ जो प्रोफेसर आलोक कुमार राय हैं ये आईआईएम कलकत्ता के निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना आईआईएम कलकत्ता के निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं आलोक कुमार राय। और साथ ही साथ देखा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? तो यहाँ पर मनुका खन्ना बनी है लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक, ये द हिंदू की खबर है, द हिंदू से ली गई खबर है। यहां पर देखा जाए विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत की अनाहत सिंह ने काहिरा मिस्र में हुई विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। यह महिला एकल वर्ग में भारत का 15 वर्षों बाद पहला पदक है, ठीक है। महिला एकल वर्ग में भारत का 15 वर्षों के बाद पहला पदक है। अनाहत 2010 में दीपिका पल्लिकल के बाद जूनियर वर्ल्ड कप जो है इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है, ठीक है।
यानी कि 2010 में देखा जाए तो दीपिका पल्लिकल ने जीता था, और उसके बाद देखा जाए तो अनाहत सिंह जो है ये पहली भारतीय लड़की बनी है जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप जो होता है उसमें पदक जीता है। चलिए आगे देखें, ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास। अब ये ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखें तो भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित रयांग सैन्य अड्डे पर एक अत्याधुनिक ड्रोन अभ्यास, जिसका नाम क्या है, ड्रोन प्रहार, ठीक है, ड्रोन प्रहार, इसका आयोजन किया गया। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि ड्रोन प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। तो ड्रोन प्रहार अभ्यास का आयोजन जो था वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। यहीं पर पूर्वी सियांग जिले में रयांग सैन्य अड्डा है, ठीक है, और इसी रयांग सैन्य अड्डे पर ड्रोन प्रहार अभ्यास किया गया, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी के समन्वित उपयोग को परखना और उसे युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों में एकीकृत करना था। ठीक है, इसमें खास ध्यान खुफिया, निगरानी और टोही अभियानों पर दिया गया। साथ ही साथ सेंसर टू शूटर समन्वय, वास्तविक समय में डेटा रिले और सटीक निशानेबाजी की क्षमताओं का परीक्षण भी किया गया। ठीक है, जैसे ड्रोन है तो ड्रोन अटैक हमने जब ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया उस दौरान ड्रोन का बहुत इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हुआ। तो उसी प्रकार देखा जाए तो जो चीन से सटी सीमा है, भविष्य में कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीमा पर ड्रोनों की जो निगरानी है, ड्रोन से निगरानी करने के लिए, साथ ही साथ अटैक ड्रोन जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए ये देखा जाए तो एक युद्ध अभ्यास की तरह है, और इस युद्ध अभ्यास का नाम ही रखा गया ड्रोन प्रहार। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अगली खबर क्या है, संसद रत्न पुरस्कार 2025। अब संसद रत्न पुरस्कार आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपसे देखा जाए तो यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं करंट अफेयर के, वहां उठा के आप देखेंगे तो संसद रत्न पुरस्कार से 3 बार सवाल आ चुके हैं। भर्तृहरि मेहताब का नाम आपने सुना होगा, भर्तृहरि मेहताब का सवाल आ चुका है पहले ही। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उड़ीसा के थे, उनको भी प्रदान किया गया था, तो वो सवाल भी आपके पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो जो संसद रत्न पुरस्कार होते हैं, जो उत्कृष्ट सांसद होते हैं ना अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, या अन्य क्षेत्र जो होते हैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से ये संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। यहां देखा जाए संसदीय प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डेट याद रखना, डेटा याद रखना, कितने सांसदों को। जैसे अभी आपने पेपर दिया 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई के पेपर में एक पॉइंट पूछा था, चुनाव कितने चरण में आयोजित किया गया, 7 चरण में। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया। तो यहां पर एक चीज पता चली कि सीधे सीधे एग्जैक्ट डाटा पूछ ले रहा है, डाटा पूछ ले रहा है कि चुनाव कितने चरण में हुआ, 7 चरण में हुआ। कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 7 लोगों को दिया गया। कितनों को पद्म श्री दिया गया या कितने को पद्म भूषण दिया गया, कितने को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अब आपको ये भी देखते हुए चलना होगा, संख्या आपको देखनी होगी कि कितने लोगों को दिया गया है। तो उसी प्रकार जो संसद रत्न पुरस्कार है वो कितने लोगों को 2025 के लिए दिया गया है, तो 17 लोग, यहाँ पर देखा जाए 17 सांसदों को प्रदान किया गया है। यहाँ पर जो समारोह था, समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में जो समारोह था इसका आयोजन किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आयोजक कौन थे, तो यहाँ पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और संसद रत्न अवार्ड कमेटी, यहां पर देखा जाए इन दोनों के द्वारा मिलकर जो सांसद रत्न अवार्ड, ठीक है, संसद रत्न अवार्ड है, इसका आयोजन किया गया था। अब चलिए जो प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करता है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुरस्कार प्राप्तकर्ता सांसद जो लोकसभा के, उनकी चर्चा करें तो सुप्रिया सूले को प्रदान किया गया है, ये एनसीपी की नेता है, महाराष्ट्र से है। साथ ही साथ रवि किशन को प्रदान किया गया है, गोरखपुर से सांसद है। निशिकांत दुबे को प्रदान किया गया है, भाजपा झारखंड से ये है संबंधित। अरविंद सावंत को प्रदान किया गया है, ये शिवसेना के हैं, महाराष्ट्र से संबंध है इनका। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं जो लोकसभा से हैं जिनको संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक विशेष कैटेगरी है विशेष जूरी पुरस्कार। ठीक है, अब ये जो विशेष जूरी पुरस्कार है ये लगातार 3 कार्यकालों के लिए उत्कृष्ट योगदान पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो भर्तृहरि मेहताब को प्रदान किया गया है, जो भाजपा के हैं, उड़ीसा से संबंधित है। इनसे संबंधित सवाल पीवाईक्यू में पहले भी पूछा जा चुका है। दूसरा नाम है एनके प्रेमचंद्रन का, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो केरल की है उससे संबंधित है ये एनके प्रेमचंद्रन। तीसरा नाम है सुप्रिया सूले का,
एनसीपी महाराष्ट्र से संबंधित है। और चौथा नाम है श्री रंग आप्पा बारने, ये शिवसेना से संबंधित है और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अन्य सम्मानित सांसद कौन से हैं। अन्य सम्मानित सांसद स्मिता उदय, वाच्छा, मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत वरण महतो, दिलीप सैकिया, वर्षा गायकवाड़ और नरेश इरक्के, ये अन्य कुछ प्रमुख सांसद हैं जिनको सांसद रत्न से सम्मानित किया गया है। और एक कैटेगरी और है संसदीय समितियां, जो संसदीय समितियां बनी ना, उनमें भी संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनमें 2 समितियों को सम्मानित किया गया। पहली समिति कौन थी? वित्त संबंधी स्थायी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? भर्तृहरि मेहताब, इस कमेटी को सम्मानित किया गया। और दूसरी जो कमेटी है कृषि संबंधी स्थायी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी जो कृषि संबंधी स्थायी समिति थे इसके अध्यक्ष थे और इनको भी सम्मानित किया गया है संसद रत्न अवार्ड से। और सबसे खास बात यह हो जाती है कि 17 लोगों को तो संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें 7 सांसद ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज्यादा सांसद जो है वो कहाँ के हैं? सबसे ज्यादा सांसद है महाराष्ट्र के। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्ष 2025 में जो संसद रत्न अवार्ड प्रदान किए गए उनमें सबसे ज्यादा सांसद किस राज्य से थे? तो महाराष्ट्र राज्य से थे। ठीक है, चलो आगे देखें एशिया कप 2025। अब एशिया कप 2025 जो है इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा तथा भारत इसका मेजबान होगा। परीक्षा में पूछे कि एशिया कप 2025 का मेजबान कौन? भारत इसका मेजबान है और इसका आयोजन कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। कब से कब तक? 9 से प्रारंभ होगा, 28 तक चलेगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रखे गए हैं और उनका बहुप्रतीक्षित मैच जो है ये 14 सितंबर को दुबई में होने वाला है। ठीक है, होने वाला है यहाँ पर 14 सितंबर को। ये टल भी सकता है, टल इसलिए सकता है कि विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो जो टेंशंस हैं वो टेंशंस अभी भी चल रही हैं। अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया है। ठीक है, और जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। उनमें से एक आतंकवादी ऐसा है जो पहले पाकिस्तान की सेना को सर्व कर चुका है, एलीट कमांडर है। उसको भी यहाँ पर देखा जाए आतंकवादी के तौर पर कार्य कर रहा था वो जम्मू कश्मीर में, उसको ढेर किया गया है। श्रीनगर के आसपास के जंगलों में छिपा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग विरोध कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैच कराना ही क्यों है। जब ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया जा रहा है, दोनों देश के रिश्तों के बीच खटास है, तो दुनिया में हम क्या संदेश देना चाहते हैं मैच करा के? ये आपसी सारी चीजें सेटलमेंट है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि व्यूवरशिप बहुत ज्यादा होती है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो अकेले व्यूवरशिप बहुत ज्यादा हो जाती है और ऐसे समय में लोगों के बीच संदेश यही जाएगा कि लगता है सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं। जो लेजेंडरी क्रिकेट होता है उसमें भी पाकिस्तान के साथ मैच होना था, लेकिन देखा जाए तो हमारे जो लीजेंड्स क्रिकेटर हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं, चाहे उसमें शिखर धवन का नाम हो, युवराज सिंह का नाम हो, इन सब ने मुखर विरोध किया, इसका खुल के विरोध किया और मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ ही नहीं था। और वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है कि शायद देखा जाए तो बीसीसीआई भले ही पेनाल्टी बाद में लगे कि आप मैच से ड्रॉप क्यों किए, लेकिन यहाँ पर मेरा विचार तो यही है कि ड्रॉप कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय टीम का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद, यहाँ देखा जाए एसीसी द्वारा आयोजित एशिया कप की स्थापना 1983 में हुई थी और यह हर 2 साल पर महाद्वीपीय चैंपियन को चुनने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, देखा जाए अब अपने 17वें संस्करण में जो एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता है इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी जिन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। एक पॉइंट याद रखना, जो एशिया कप है इसका 17वां संस्करण है, मेजबान भारत है। ठीक है, मेजबान कौन है? भारत है। टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? तो यहाँ पर टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये 8 टीम मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर 2019, ठीक है 2019 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 10 टीमें उस टाइम पार्टिसिपेट करी थी, तो वो सवाल पूछा जा चुका था। अब यहाँ पर 2 टीमें बांटी गई हैं। ग्रुप ए में किसको किसको रखा गया? तो भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं पर जो ग्रुप बी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग, चाइना जो है इसको रखा गया है ग्रुप बी में। तो 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में कौन कौन से देश हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ मैच होगा, मेजबान कौन है, भारत है, कौन सा संस्करण है, कब इसके जो एशिया कप है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन सबको आप देख लीजिएगा।
आगे देखें संसद टीवी के नए सीईओ। अब संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उत्पल कुमार सिंह। यहां पर देखा जाए लोकसभा के जो महासचिव हैं, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर देखें तो लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ के रूप में रजित पुन्हानी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रजित पुन्हानी का स्थान लेंगे। यहां देखा जाए तो संसद टीवी एक सार्वजनिक प्रसारक है जो संसदीय कार्यवाही का सीधा लाइव प्रसारण करती है। संसद टीवी बेसिकली जो संसदीय कार्रवाइयां होती हैं उनका लाइव प्रसारण इसी के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर अब उत्पल कुमार सिंह जो है ये संसद टीवी के नए सीईओ बने होंगे। ठीक है, और ये देखा जाए तो लोकसभा के महासचिव भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखें, अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख को निशान-ए-इम्तियाज सम्मान प्रदान किया गया। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उसी प्रकार से निशान-ए-इम्तियाज है पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। अब ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया किसको? जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड प्रमुख है उसको प्रदान किया गया है। यहां देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड प्रमुख जनरल माइकल कुर्रिल, क्या नाम इनका? माइकल कुर्रिल्ला, माइकल कुर्रिल्ला है ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख। अब सेंट्रल कमांड जो है बेसिकली ये जो माइकल कुर्रिल्ला है इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि जो ईरान के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करता है या इजराइल का बचाव करता है, तो वो सारे कार्य जो होते हैं ईरान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको लीड किया जाता है माइकल कुर्रिल्ला के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के दिशा निर्देशन पर सारा कार्य होता है। और अब माइकल कुर्रिल्ला को ही पाकिस्तान दे रहा है क्या? निशान-ए-इम्तियाज, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहा है। किस लिए दे रहा है? सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि पहले तो ये नोबेल पुरस्कार की डिमांड कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हर जगह हर वैश्विक प्लेटफॉर्म पर बचाने का प्रयास करता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचाया, तो अब वो जो बचाया है ना, तो वो अपनी जैसे फेस सेविंग पाकिस्तान की करने में अमेरिका ने हेल्प की। तो अमेरिका की जो फेस सेविंग करने में मतलब पाकिस्तान की जो हेल्प की है, तो उसका बदला चुकाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत अपने तरफ से कुछ करने के लिए एक प्रयास है। उसी में देखा जाए तो निशान-ए-इम्तियाज दे दिया है किसको? जो अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड प्रमुख है माइकल कुर्रिल्ला, इसको प्रदान किया है। यहां पर देखा जाए उन्हें यह सम्मान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के द्वारा दिया गया। ये है आसिफ अली जरदारी और ये है माइकल कुर्रिल्ला। ठीक है, चलो आगे देखें, 56वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको जो केमिस्ट्री ओलंपियाड था उसके बारे में बताया था, और यहाँ पर जो 56वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इसके बारे में एक पॉइंट जाने रहिए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसका आयोजन फिलीपींस में हुआ था। फिलीपींस में आयोजित इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो गोल्ड जीतने वाले कौन है? रुद्र पथानी और दांत सकरे, ये 2 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ भव्या गुणवाल और सब्रोजित, ये 2 लोग हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 56वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया? फिलीपींस में किया गया। फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया। और यहां पर भारत का जो प्रदर्शन रहा, भारत का प्रदर्शन, भारत ने टोटल 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड था और 2 सिल्वर था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ किसने जीता है ये नाम आप याद रख सकते हैं। गोल्ड वाला तो जरूर याद रखिए कि रुद्र पथानी और दांत सकरे, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए आगे देखें, विश्वविद्यालय खेल जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं ना, उनमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखा जाए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर टू विन अ मेडल इन एट अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये वैष्णवी अडरकर, क्या नाम है इनका? वैष्णवी अडरकर विश्वविद्यालय खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। वैष्णवी को सेमीफाइनल में स्लोवाकिया की एस्टर मैरी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, और उसी के साथ देखा जाए तो कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उनमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? वैष्णवी अडरकर। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, यहां देखें, वैष्णवी 20 वर्षीय विश्वविद्यालय जो खेल है इनमें पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है। पहली महिला खिलाड़ी है, साथ ही साथ दूसरी भारतीय खिलाड़ी है टेनिस की। इसके पहले टेनिस का ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसने जीता था? तो यहां देखें तो इससे पहले 1979 में मैक्सिको सिटी में हुए विश्वविद्यालय खेलों में नंदल बल, नाम क्या है? नंदल बल, इन्होंने पुरुष एकल में रजत पदक जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था 1979 में, जब मैक्सिको में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए गए थे, तब नंदल बल पहले पुरुष हैं जिन्होंने जीता था। ठीक है, और उसके बाद पहली महिला कौन है? वैष्णवी अडरकर है, जिन्होंने जीता है यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक। चलिए आगे देखें,
अगली खबर है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नई निदेशक। यहां पर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की नई निदेशक कौन बनी है, चर्चा कर लेते हैं। द हिंदू की खबर है और पॉइंट क्या है, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव सुश्री अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं अनुराधा ठाकुर, इनको आरबीआई का देखा जाए जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना उसका डायरेक्टर नामित किया गया है। यहां देखें तो वे अजय सेठ का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी, अजय सेठ का स्थान लेंगी। और देखा जाए तो अजय सेठ को क्या बना दिया गया है, अजय सेठ को इरेडा का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम अजय सेठ के बारे में चर्चा भी करेंगे। देखा जाए तो अनुराधा ठाकुर का नामांकन 24 जुलाई 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा, यानी कि अगला आदेश जब तक आएगा तब तक ये यहां पर देखा जाए डायरेक्टर बनी रहेंगी जो सेंट्रल बोर्ड है उसका, ठीक, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड की। आगे देखा जाए राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा गंगा के मैदानों पर विजय प्राप्ति की 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु में आयोजित एक समारोह जिसका आयोजन राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा गंगा के मैदानों पर विजय की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। ठीक है, 27 जुलाई को आयोजित किया गया था। यहां देखा जाए तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की थी। जो गंगई कोंड चोलपुरम है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के दृष्टिकोण से तो है ही, क्योंकि 1000वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब यहां सवाल कैसे बनेगा आपकी परीक्षा में, स्टैटिक जीके का सवाल बनेगा। ये नहीं पूछेगा कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, ये कतई नहीं पूछेगा। गंगई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कोलतुंग या मेरतुंग, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको वहां टिक करना होगा। चोल वंश से संबंधित सवाल पूछ लिया, जो चोल वंश की पंचायत व्यवस्था थी उससे संबंधित सवाल पूछ लेगा, या अन्य कोई सवाल पूछ लेगा। लेकिन एक चीज फिक्स हो गया है कि चोल वंश से संबंधित सवाल आपकी बीपीएससी में या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा में जरूर आएगा, फिक्स है। ठीक है, यूपी का जो मेंस हो रहा था अभी जून महीने में, जो मेंस खत्म हुआ उसमें जीएस पेपर 1 में पूछ लिया था चोल वंश से संबंधित, चोल प्रशासन के जो चोल प्रशासन था वहां से संबंधित सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए राजेंद्र चोल का गंगा के मैदानों पर सैन्य अभियान जिसने गंगई कोंड चोलपुरम के निर्माण को प्रेरित किया था। यहां बात कर ले तो 250 वर्षों तक चोलों की राजधानी रही गंगई कोंड चोलपुरम को अलियारपुर जिले में कोल्लिम नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है, ये कौन सी नदी पर स्थित थी, कोल्लिदम नदी एक है, ठीक है, तमिलनाडु में, उसी नदी के तट पर अवस्थित था। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर जो गंगई कोंड चोलपुरम था ये अवस्थित था, तो ये कोल्लिदम एक नदी है, कोल्लिदम, उसी के तट पर अवस्थित था। यहां देखा जाए तो 1855 में दक्षिण भारत के गजेटियर में प्रकाशित एक रिपोर्ट जिससे बाद में के नीलकंठ शास्त्री, यहां पर आप जानते हैं नीलकंठ शास्त्री जिन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा था, तो दक्षिण भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी थी द कोलास। ठीक है, तो द कोलास किताब में इन्होंने क्या कहा कि जो गंगई कोंड चोलपुरम है इसकी तुलना इन्होंने बेबीलोन से की थी। ठीक है, बेबीलोन से की थी। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि द कोलास के राइटर कौन, यहाँ पर द कोलास के राइटर हैं के.एस. नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास किसने लिखा, नीलकंठ शास्त्री ने लिखा। और ये आपका पीवाईक्यू भी है, ये इतिहास का पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। गंगई कोंड चोलपुरम है इससे संबंधित सवाल भी आ चुका है, नीलकंठ शास्त्री से संबंधित सवाल भी आ चुका है, और दक्षिण भारत का इतिहास किसने लिखा है ये सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब ये भी याद रखिएगा कि गंगई कोंड चोलपुरम की तुलना बेबीलोन से किसने की थी, 4-5 नाम दे देगा, उसमें नीलकंठ शास्त्री का नाम याद रखना। चलिए आगे देखें, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रचेत। समुद्र प्रचेत, ठीक है, ये क्या है, समुद्र प्रचेत एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, नाम याद रखना। देखा जाए पॉइंट क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत सौंपा है। यह पोत 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इस पोत में देखा जाए तो 72% जो मटेरियल है वो स्वदेशी रूप से विकसित किए गए, उनका प्रयोग किया गया है, और ये तेल रिसाव जैसी घटनाओं पर कार्रवाई करने में मदद प्रदान करेगा। देखा जाए तो यह पोत समुद्र श्रेणी का प्रदूषण नियंत्रण जहाजों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम जहाज है। ठीक है, यह पोत समुद्र प्रचेत भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री पर्यावरण संरक्षण क्षमताओं को मजबूत करेगा, विशेष रूप से अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, यह पोत उन्नत जल रिसाव प्रक्रिया की प्रणालियों से सुसज्जित है जो तेल रिसाव की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखें
तो 5 साल बाद भारत चीन पर्यटकों को वीजा जारी करेगा। तो 5 साल बाद देखा जाए तो भारत जो है वो चीनी पर्यटकों को वीजा जारी करेगा। द हिंदू की खबर है, चर्चा कर लेते हैं इस खबर पर, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल कर आते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो भारत ने 24 जुलाई 2025 को चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा, जो टूरिस्ट वीजा है ना, उसको जारी करना फिर से शुरू कर दिया है, जो मई 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद 5 वर्षों से रुका हुआ था। मई 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद देखा जाए तो जो पर्यटक वीजा था भारत ने निरस्त कर दिया था। इवन जो डायरेक्ट फ्लाइट होती थी वो भी भारत के द्वारा निरस्त कर दी गई। हालांकि चीन के द्वारा कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन भारत ने उसको शुरू नहीं किया था। अब वापस से जाके 2025 में भारत ने जो पर्यटक वीजा है वो भी स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ डायरेक्ट फ्लाइट की भी यहाँ पर देखा जाए सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। चर्चा करें तो गलवान संघर्ष के दौरान दो देशों के बीच रिश्तों में खटास आई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे सीमा पर सैनिक वापसी, सैन्य बैठकें और राजनयिक वार्ता के जरिए संबंध सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ज्ञातव्य है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 को पुनः प्रारंभ हुई। 5 साल बाद 30 जून 2025 को कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ हो गई थी। यहां देखें तो दोनों देशों की सीधी उड़ानों की बहाली की सहमति मिली है। साथ ही साथ देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर देखा जाए तो 14 से 16 जुलाई, कब 14 से 16 जुलाई 2025 तक चीन की द्विपक्षीय संबंधों की आगे बढ़ाने के लिए यात्रा पर थे। चीन की यात्रा पर थे 14 से 16 जुलाई 2025 तक। और उसके बाद देखा जाए अभी अपनी यात्रा से वापस आते हैं, उसके कुछ दिन बाद ही भारत और चीन के बीच देखा जाए जो टूरिस्ट वीजा है भारत जारी करना स्टार्ट कर देता है, साथ ही साथ और जो डायरेक्ट फ्लाइट है उनको भी स्टार्ट कर दिया जाता है। चलिए अगली खबर देखें तो झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान, कौन? न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान जो है ये 23 जुलाई 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो रांची स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई है। और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति तारलोक सिंह चौहान की नाम की अनुशंसा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम के द्वारा 26 मई 2025 को ही की गई थी। और अब देखा जाए तो 23 जुलाई 2025 को तारलोक सिंह चौहान ऑफिशियली झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए, इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। चलिए आगे देखें, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार सुहानी शाह का नाम आपने सुना होगा, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड इनको मिला है। चर्चा कर ले तो सुहानी शाह ने इटली के टोरिनो में आयोजित प्रतिष्ठित फेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है। सुहानी यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला भी है। देखा जाए तो यह प्रतियोगिता जादूगरों के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज मैजिक्स की स्थापना 1948 में हुई थी और यह हर 3 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता है 3 साल में आयोजित की जाती है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। सुहानी शाह भारत की ओर से देखा जाए तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है और यह अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है, देखा जाए तो यह मंच स्टेज मैजिक, क्लोजअप मैजिक, ऑनलाइन मैजिक सहित विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें, भारत का प्रेस और मीडिया इकोसिस्टम का विस्तार। जो भारत में प्रेस और मीडिया इकोसिस्टम है इसका विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है उनकी रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट में बताया गया और लोकसभा में एक सवाल पूछा गया तो सवाल के एवज में देखा जाए तो एल मुरुगन के द्वारा जवाब भी दिया गया, तो उसी चीज को यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में रजिस्ट्रार प्रकाशन संख्या बढ़कर 1.55 लाख से लेकर देखा जाए 1.55 लाख हो गई है। जो रजिस्टर्ड प्रकाशन है ना, रजिस्टर्ड प्रकाशन, इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? इनकी संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 तक की बात की जा रही है, जो कि 2014-15 में कितना था? 2014-15 में जो रजिस्टर्ड प्रकाशन थे उनकी संख्या मात्र 1,05,000 थी और 2024-25 में बढ़कर कितनी हो गई? 48% की वृद्धि देखी गई 10 सालों में। और 10 सालों में 48% वृद्धि के साथ ये कितना हो गया है? ये हो गया है 1.55 लाख। आगे हम बात करें, यह वृद्धि प्रिंट और डिजिटल दोनों प्रकार की मीडिया में हुई है, जिससे सामाजिक और भाषाई विविधता को बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। साथ ही जो निजी सैटेलाइट टीवी चैनल है इनकी संख्या 821 से बढ़कर 908 हो गई है 2014-15 से 2024-25 के बीच में। यानी कि 2014-15 में 821 थी और 24-25 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 918 हो गई है, जो दर्शाता है कि दर्शकों के लिए विकल्पों की विविधता बढ़ गई है।
ठीक है। इस वृद्धि ने मीडिया प्रतिस्पर्धा में कंटेंट और गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है, ठीक है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है तो आपको अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को इंप्रूव करना होगा। आगे देखें अगली खबर क्या है। ट्रेवल प्लस लीजर में टॉप 10 एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी की है, ठीक है। इसमें भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है उसके बारे में चर्चा कर लें। तो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेवल प्लस लीजर के टॉप 10 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हुआ है और इसे कौन सा स्थान मिला है, इसको 9वां स्थान मिला है, 9वें स्थान पर रखा टॉप 10 में। देखा जाए तो यह भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है और इस्तांबुल एयरपोर्ट पहले स्थान पर है। यानी कि देखा जाए तो जो ट्रेवल प्लस लीजर की टॉप 10 एयरपोर्ट्स है ना, उसमें पहले जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट था वो टॉप पर था 2024 में। 2024 में ये टॉप पर था, लेकिन 2025 में देखा जाए 2025 में जो तुर्की का है इस्तांबुल एयरपोर्ट टॉप पर है, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर, इस्तांबुल टॉप पर है। और वहीं पर भारत का कौन सा एयरपोर्ट है जो टॉप 10 में शामिल है, तो 9वां स्थान मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। यहां पर देखा जाए ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर, कतर का जो दोहा स्थित हमद एयरपोर्ट है ना ये तीसरे स्थान पर है, अबू धाबी का जायद एयरपोर्ट चौथे स्थान पर और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये 5वें स्थान पर है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे एयरपोर्ट बना है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम सिंगल रनवे एयरपोर्ट कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, ठीक है। दुनिया का सिंगल रनवे देखा जाए तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट तो है शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर भारत की बात कर ले तो भारत में जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट होते हैं ना, सबसे बिजी एयरपोर्ट जो होते हैं, उनमें पहला नाम आता है किसका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम, और दूसरे पे शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नाटककार और रंगमंच निर्देशक रतन थियम का निधन हो गया है। रतन थियम के बारे में जान लेते कुछ पॉइंट। तो भारतीय नाटककार और रंगमंच निर्देशक रतन थियम का इम्फाल में रिम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया है। जो रतन थियम थे यह थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन के प्रमुख हस्तियों में से एक थे और भारतीय रंगमंच को इन्होंने समृद्ध किया था। ये है रतन थियम। यहां पर देखा जाए तो भारतीय नाटककार रतन थियम को साल 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब सम्मानित किया गया था याद रखना, 1987 में इनको सम्मानित किया गया था। और साल 2013 से 2017 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं रतन थियम, इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। आगे देखें, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना स्टार्ट की गई है, तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा देखा जाए तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना स्टार्ट की गई है। यहां पर देखें तो राज्य सरकार ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने तथा उसको विकसित करने के लिए सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड, जो सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड है, इसके साथ 5 वर्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यहां चर्चा कर लें, इस पहल का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करते हुए पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगली खबर क्या है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन बना है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस है जिसने घोषित कर दिया है, पहला G7 कंट्रीज है, पहला G7 कंट्री है फ्रांस जिसने घोषित किया कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, ठीक है। औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने की उम्मीद है। यहां बात कर लें तो फ्रांस यह कदम उठाने वाला पहला G7 कंट्री है। फ्रांस एक ऐसे फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का समर्थन करता है जो इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर सह अस्तित्व में रहे, साथ ही दोनों राज्यों की राजधानी क्या हो, यरूशलेम हो। जो जेरूशलेम है ना, जेरूशलेम फिलिस्तीन की भी राजधानी हो, इजराइल की भी राजधानी हो, ऐसा फ्रांस चाहता है और दोनों का सह अस्तित्व बना रहे। ऐसा नहीं कि इजराइल खत्म कर दे एकदम से फिलिस्तीन को, चाहते हैं, मतलब फ्रांस का कहना, फ्रांस कह रहा है कि इजराइल भी रहे और जो फिलिस्तीन है फिलिस्तीन भी रहे, ठीक है। तो ये तर्क है फ्रांस का। चलिए आगे देखें, मोदी बने भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री, ठीक है। यहां पर देखा जाए पहले यह रिकॉर्ड था इंदिरा गांधी के नाम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया ये रिकॉर्ड। 25 जुलाई 2025 को यह रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम हुआ है, ठीक है। तो 25 जुलाई 2025 को भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड पीएम मोदी के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले यह खिताब इंदिरा गांधी को दिया गया था, लेकिन मोदी ने अब उन्हें पीछे छोड़ दिया है।
हम बात करें तो उन्होंने लगातार 4078 दिन तक, कितना, 4078 दिन लगातार पीएम मोदी के द्वारा पूरे किए गए हैं। और इस तरह इंदिरा गांधी के 1964 से 1977 तक के निर्बाध कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया पीएम मोदी ने। अभी तक सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। ठीक है, बता दें कि नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी कि कुल 6226 दिनों तक लगातार पीएम पद पर रहे थे। ठीक है, पीएम पद पर लगातार यहां पर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और अब पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू का ही नाम है, दूसरे पे पीएम मोदी का नाम आ गया और तीसरे पे इंदिरा गांधी का नाम हो गया है। अगली खबर क्या है, WWE के दिग्गज हल्क होगन का निधन हो गया है। हल्क होगन, आपने हल्क मूवी देखी होगी, हल्क मूवी में जो हल्क नाम है ना, वो बेसिकली इन्हीं के नाम से प्रेरित है, हल्क होगन के नाम से ही। WWE के दिग्गज थे। यहां पर देखा जाए WWE के दिग्गज हल्क होगन की 71 वर्ष की अवस्था में फ्लोरिडा में इनका निधन हो गया। वह 6 बार WWE चैंपियन और 2 बार रॉयल रंबल विजेता रहे हैं। जो रॉयल रंबल है, रॉयल रंबल के विजेता रहे हैं, साथ ही साथ 6 बार WWE के चैंपियन भी रह चुके हैं। हल्क होगन ने 1980 के दशक में WWE की वैश्विक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह है उनकी फोटो हल्क होगन की। ठीक है, चलिए आगे देखें। 20% एथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है उसको 5 साल पहले ही पूरा कर लिया गया है। सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2030 तक भारत सरकार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगी। 20% लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पहले 10% था, फिर उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया था। तो उसी को 5 साल पहले ही भारत सरकार के द्वारा अचीव कर लिया गया है। चर्चा करें तो भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। यानी कि 2030 तक का टारगेट था और अचीव्ड हो गया 2025 में ही। यहां देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जो था, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तो पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग का प्रोग्राम था, इसको 2003 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य भारत की आयातित कच्चे तेल की निर्भरता को कम करना था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और घरेलू चीनी तथा कृषि क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य ही यही था, इसका उद्देश्य ही यही था कि देखा जाए तो जो ऊर्जा स्रोत है ना, ऊर्जा स्रोत, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उनको बढ़ावा दिया जाए, कृषि क्षेत्रों का भी समर्थन किया जाए। जब आप गन्ने से देखा जाए तो गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे तो जाहिर सी बात आपको गन्ना उत्पादित करना होगा, या अन्य फसल जिससे आप एथेनॉल बनाएंगे तो उन फसलों को उत्पादित करना होगा, उसके बाद ही आप उनसे एथेनॉल बनाएंगे। तो उन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखा जाए तो 2003 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और टारगेट था पहले 10% मिक्स का, फिर उसके बाद 2022 के आसपास देखा जाए तो उस टारगेट को बढ़ाकर कर दिया गया कि 2030 तक 20% कर दिया, मतलब 20% का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। और अब देखा जाए वो 20% का जो लक्ष्य था वो 2025 तक ही अचीव कर लिया गया। चलिए देखा जाए समय के साथ इस कार्यक्रम के कई चरणों में प्रगति की। 2022 में 10% मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया था और अब 2025 में ही जो 20% का मिश्रण का लक्ष्य है उसको भी निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। अगली खबर क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, जो इरेडा है ना, इरेडा मैंने आपको बताया था ना अजय सेठ के बारे में, तो अब उसी की चर्चा करेंगे। पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको इरेडा कहते हैं आप शॉर्ट में, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इरेडा के नए अध्यक्ष कौन बने? परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछे, अजय सेठ बने हैं। द हिंदू की खबर है, देखें तो 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी जो जून में केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष पांडा की जगह इरेडा के नए अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो किसकी जगह बने हैं? देवाशीष पांडा की जगह इरेडा के नए अध्यक्ष अजय सेठ बने हैं। देवाशीष पांडा का कार्यकाल जो था ये मार्च में समाप्त हो गया था, तब से जो इरेडा का पद है, अध्यक्ष का पद, इरेडा में यह पद खाली था और अब यहाँ पर देखा जाए तो अजय सेठ नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर, चर्चा कर लेते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ देखा जाए तो यह दिन हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जंगल, पानी, जीव जंतु, पौधे शामिल हैं, उनकी सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है। यहाँ चर्चा करें तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1990 के दशक में देखा जाए तो 1990 के दशक में जो IUCN है ना, IUCN के सहयोग से ही इस दिन की शुरुआत की गई थी। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 की आधिकारिक विषय क्या है, थीम क्या है?
कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये है इसका थीम, इस थीम को याद रखना। ऑफिशियल थीम क्या है? ऑफिशियल थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर देखें विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में। अब ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो होता है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो गंभीर यकृत रोगों और यकृत कैंसर का कारण बन सकती है। ठीक है, और थीम क्या है इसका? इसका थीम याद रखिएगा हेपेटाइटिस डे का। तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन इसका थीम है। 2025 के लिए थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा भी जा चुका है, ये आपका पीवाईक्यू भी है। हेपेटाइटिस दिवस से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। आगे देखें अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, चर्चा कर लें। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई का जो दिन होता है इसको यहाँ पर देखें तो इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में आप सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा सके। यह दिन पहली बार 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट के दौरान घोषित किया गया था, जहां 13 देशों ने मिलकर बाघों की घटती संख्या को रोकने का संकल्प लिया था। तभी से यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें इस अद्भुत प्राणी और इसके प्राकृतिक आवास को बचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारत में 3000 से अधिक बाघ हैं और यह बाघों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर देखा जाए कब स्टार्ट हुआ था? आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रोजेक्ट टाइगर, यूपीपीसीएस ने कम से कम 4 बार 5 बार पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था और यह विश्व का सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए आगे देखें। अंतिम पॉइंट क्या है? नेशनल पेरेंट डे। अब नेशनल पेरेंट डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेशनल पेरेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया इस बार। नेशनल पेरेंट डे होता है ये हर साल जुलाई महीने का जो चौथा रविवार होता है उस दिन नेशनल पेरेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मदर्स डे फादर्स डे से अलग होता है। ठीक है, मदर्स डे फादर्स डे जो होता है उससे अलग होता है। दोनों को संयुक्त रूप से मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से देखा जाए तो जुलाई महीने के जो चौथा रविवार होता है उस दिन नेशनल पेरेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ चर्चा कर लें, इस बार यह दिवस 27 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, जब कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था जिसमें अच्छे पालन पोषण को बढ़ावा देने और पारिवारिक मूल्यों को सम्मान देने के लिए आग्रह किया गया था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को नेशनल पेरेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर 40 से 42 मिनट का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हमने चर्चा की जो 27, 28 और 29 तारीख के बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन खबरों पे। अब कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वो प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न देखें तो दिव्या देशमुख किस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए चर्चा में रही? कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसके लिए चर्चा में रही? भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, पहली महिला जिन्होंने वुमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है, सबसे युवा विश्व चेस चैंपियन बनने के लिए, या पहली भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में शतरंज खेला है। ठीक है, तो किस कारण से दिव्या देशमुख चर्चा में रही? कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य सरकार किस राज्य में शुरू हुई है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 3 है समुद्र प्रचेत, जो समुद्र प्रचेत है किससे संबंधित है? क्या है ये? परमाणु पनडुब्बी है, गुप्तचर उपग्रह है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है या कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर है? समुद्र प्रचेत क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। डायरेक्टली सवाल ऐसे आपके परीक्षा में आते हैं, यूपीपीसीएस तो ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? पीवाईक्यू का सवाल है। 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को या 30 जुलाई को? क्वेश्चन नंबर 5 है वैष्णवी अडरकर ने किस खेल में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भारत के लिए पदक जीता है? टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, लॉन टेनिस में या स्क्वैश में? क्वेश्चन नंबर 6 है किस भारतीय एयरपोर्ट को ट्रेवल प्लस लीजर की टॉप 10 लिस्ट में 9वां स्थान मिला है? ठीक है, जो ट्रेवल प्लस लीजर की टॉप 10 लिस्ट है उसमें 9वां स्थान मिला है। IGI दिल्ली, चेन्नई एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट या मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट? कौन सा एयरपोर्ट है जिसको टॉप 10 लिस्ट में 9वें स्थान पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई? क्वेश्चन नंबर 8 है किस भारतीय महिला ने FISM 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीता है? सीमा आनंद ने, सविता जोशी, सुहानी शाह या स्वाति भटनागर?
9वां प्रश्न है, भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कितने वर्ष पहले प्राप्त कर लिया है? कितने साल पहले प्राप्त कर लिया? 1 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले? और अंतिम सवाल है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विशेष जूरी पुरस्कार किस सांसद को नहीं मिला है? ठीक है, किसे नहीं मिला है ये आपको बताना है। भर्तृहरि मेहताब को नहीं मिला है, या सुप्रिया सूले को नहीं मिला है, या शरद पवार को नहीं मिला है, या NK प्रेमचंद्रन को नहीं मिला है। तो ये है 10 सवाल, और 10 सवाल का उत्तर इसी वीडियो में दिया गया है। सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं आपसे लास्ट में, ये प्रश्न आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि जितना समय आपने दिया, आपने 2x पर इस वीडियो को देखा तो 20 मिनट का समय दिया, तो आप कितने ध्यान से वीडियो को देख रहे थे, उसी चीज का परीक्षण करने के लिए ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं लास्ट में। तो इनका उत्तर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और देखा जाए तो अब पूरी तरीके से जो हमारा करंट अफेयर है वो ट्रैक पर आ चुका है। ये वीडियो जो आपको मिल रहा है, इसके बाद देखा जाए तो आपको 30 तारीख को, यानी कि 30 तारीख के दिन 30 तारीख का वीडियो मिलेगा, 31 को 31 का वीडियो मिलेगा, और 1 अगस्त को देखा जाए तो बिहार स्पेशल के साथ साथ में 1 अगस्त का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और हम लोग पूरी तरीके से ट्रैक पर आ चुके हैं। अपने सारे करंट अफेयर जो पेंडिंग थे वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह हम लोग अनावरत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। महीने के एंड में देखा जाए तो जैसा महीने का एंड होता है तो आपको एक ऑनलाइन फुल टेस्ट मिल जाता है ऐप पर, उसको देके आप पूरे महीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगस्त महीना जब आप स्टार्ट होगा तो अगस्त महीने का नया पैकेज बन के तैयार होगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगस्त महीने का पैकेज आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप अगस्त महीने का पैकेज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी रिवीजन पीडीएफ होंगे तो उसकी पीपीटी, मतलब जो क्लास पीपीटी होती है, उसको मैं पेड ग्रुप में ही शेयर करवाऊंगा। ठीक है, आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, और वो सारे पीडीएफ आपको एक साथ उसी पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो अगस्त महीने का और जुलाई महीने का पैकेज है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहीं से आपको देखा जाए तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।